किसान आंदोलन 2.0 जो है वो शुरू हो गया है। किसान आंदोलन 2.0 हम इसको कह सकते हैं। एक किसान आंदोलन 2020 से 2021 के अंत तक जो है वो चला था और उस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था दलितों ने भी, मजदूरों ने भी, पंजाब से भी काफ़ी मजदूर आए थे उसमें। तो दलितों ने बहुत बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था, चाहे वो अपना सपोर्ट दिखाने की बात हो और सॉलिडैरिटी में जो है फार्मर्स के साथ हमेशा खड़े रहे थे। दलितों के नेता भी वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद भी गए थे, उन्होंने भी सॉलिडैरिटी दिखाई थी और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं या कुछ एक्टिविस्ट भी जो हैं वहाँ पर रहे थे। जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट का 2.0 इसको जो सेकंड वर्ज़न है हम इसको कह सकते हैं। जहाँ पर पिछले किसान आंदोलन में दिल्ली में बॉर्डर पे, दिल्ली के जो बॉर्डर पे है वहाँ पर किसान मजदूर एकता के नारे लग रहे थे। उसी समय जो किसान आंदोलन से इतर अगर हम गाँव में बात करें तो कई मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसमें, जिसमें जो वहाँ के मजदूर हैं वो ये कहते हैं कि ये जो आंदोलन पूरा चल रहा है, जैसे अगर हम बात करें कि एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था उसमें 72 साल के एक मजदूर थे, करनैल सिंह उनका नाम था और पंजाब में संगरूर ज़िले से वो आए थे। मज़हबी सिख कास्ट से वो थे, वो मज़हबी सिख बैकग्राउंड से वो थे और 72 साल के थे। तो वो किसान आंदोलन में आए थे और किसान आंदोलन में आने के बाद उनकी जो है वो तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद 6 महीने बाद उनकी लगभग 6 महीने बाद उनकी जो है वहाँ मृत्यु हो गई। तो जब उनके घरवालों से बात हुई, उनके बेटे थे, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने उन्हें मना किया था कि आप मत जाइए वहाँ पर, क्योंकि हम लोग जो है वो मज़दूर हैं, हम लोग रोज़ कमान खाने वाले लोग हैं और हमारे पास उतनी ज़मीन नहीं है जितनी किसानों के पास है और कोई बड़ा ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। तो उन्होंने ये बोला था कि उनके पिता ने अपनी जान गँवाई है उस आंदोलन में जो उनका था ही नहीं और जिससे उनको कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होता दिख रहा था। तो किसान आंदोलन अभी जो दूसरा इसका जिसको दूसरा पार्ट कह सकते हैं वो शुरू हुआ है। तो उस इस पूरे किसान आंदोलन में दलितों की भूमिका, मज़दूरों के मसले पे बात करेंगे। तो इस पूरी बहस में हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित चौहान, संपादक है द न्यूज़ वीक के, और वैभव कुमार संपादक है डीएनएन हिंदी के। तो बहुत-बहुत शुक्रिया वैभव एंड सुमित इस कन्वर्सेशन में आने के लिए और बहुत-बहुत वेलकम है। बहुत जय शुक्रिया भीम। सभी बहुत दर्शकों बहुत को, जय भीम। शुक्रिया। और और बहुत जरूरी विषय है, बहुत शुक्रिया आपने ये डिबेट आयोजित की। जी, तो डीएनएन हिंदी के और द न्यूज़ वीक के जो भी दर्शक हैं उनको सबसे पहले तो मेरा जय भीम। और अ, इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आप दोनों से प्रतिक्रिया चाहूँगा, वैभव, सुमित, कि जैसा कि हमने इसका टाइटल भी रखा है, आप लोग सब देख रहे होंगे अभी इस लाइव में, कि ये जो किसान आंदोलन है इसमें दलित जो हैं वो कैसे भूमिका निभाएँ, वो इसका पार्ट बने या ना बने, वो अपनी कैसे भूमिका निभा सकते हैं। तो उस दलितों की भूमिका इस किसान आंदोलन में आप लोग कैसे देखते हैं? सुमित। साहिल, देखिए, हमारे लिए इस आंदोलन की भूमिका, जब पहली बार ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय हमारे लोगों ने बहुत ही उत्सुकता से इसका साथ दिया था और उन्होंने अपना तन मन धन, जिसको हम कहते हैं, वो लगाया था उस आंदोलन में। और मैं जब रिपोर्टिंग कर रहा था किसान आंदोलन की, एक जर्नलिस्ट के तौर पे हमारे लिए तो ये कि बड़ा इवेंट है, तो हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं और उसको दिखाना एक जर्नलिस्ट के तौर पे हमारी जिम्मेदारी है। जब मैं वहां जाता था तो मैंने देखा गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, कि बड़ी संख्या में जो दलित बहुजन समाज के लोग हैं वो संगठन बना के, बैनर लगा के, पोस्टर लगा के, बाबा साहेब का फोटो लगा के वहां पे पंडाल लगा के बैठे हुए थे। और मैं अक्सर उन लोगों से ये सवाल करता था कि आप ये इस आंदोलन का समर्थन क्यों कर रहे हैं? ना तो आपके पास जमीन है, ना आपको एमएसपी मिलता है। आप हरियाणा और पंजाब में जो आपकी आबादी है, पंजाब में जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 32% दलित हैं और हरियाणा में 20% के करीब दलित हैं, और उससे ऊपर आंकड़ा भी होगा जो अनऑफिशियल डेटा होगा। लेकिन उसके हुँ, बावजूद 2% दलितों के पास भी जमीन नहीं है।
तो मैं उन लोगों से हुँ, पूछता था कि आपको क्या मिल रहा है इस आंदोलन में, आप आए हैं क्यों समर्थन कर रहे हैं। तो एक हुँ, तो जो मुझे समर्थन के लिए जवाब मिलता था वो ये मिलता था कि ये न्याय के साथ खड़ा होने की बात है। सरकार हुँ, ने जिस तरह से कानून पास किए, किसान संगठन उसका विरोध कर रहे थे। लोकतंत्र में संसद सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उसने बिना बहस के, बिना किसी डिबेट के बिल पास कर दिए जो कि अलोकतांत्रिक है। इसलिए ये न्याय के पक्ष में नहीं था। हम न्याय के साथ खड़े हैं कि दूसरा जो तर्क हमें दिया जाता था वो कहते थे हमारे लोग कि जो शोषण होता है हरियाणा पंजाब के खेतों में दलित मजदूरों का, जो दलित समाज से आने वाले लोगों के साथ जो एट्रोसिटीज होती हैं, बंधुआ मजदूरी की जाती कराई जाती है, काम करा के उनको थप्पड़ मार के भगा दिया जाता है, पैसा नहीं दिया हुँ, जाता, और भी तमाम तरीके की ज्यादतियां होती हैं। तो ये कहीं ना हुँ, कहीं मनुवाद के प्रभाव में ये सब होता है। और अब जब हम इस आंदोलन में इनका साथ दे रहे हैं, इनके समर्थन में है, तो कहीं ना कहीं वो सामूहिक एकता दिखेगी। और वो हुँ, एकता आपको एहसास कराएगी कि भाई ये हमारे ही लोग हैं। हमारे आंदोलन में शामिल होने के पीछे बहुजन समाज को, दलित समाज को यही उम्मीद थी कि जो हुँ, लैंड ओनिंग कम्युनिटी हैं, जो खासकर हरियाणा के जाट और पंजाब के जो जट हुँ, सिख हैं, जिनके पास हुँ, जमीनें हैं, वो दलितों के साथ में ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर रखेंगे, ज्यादा मानवता के साथ उनके साथ पेश आएंगे। लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ कि ऐसा हुआ नहीं। हमारे आंदोलन के दौरान भी तमाम तरीके की जातियों की खबरें इन दोनों इलाकों से आई। और जब सिंगू बॉर्डर पर हमारे एक साथी लखबीर सिंह को बर्बरता के साथ उसको कत्ल करके वहां पर लटका दिया गया, वो अपने आप में हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कि जिस आंदोलन में जाके हम दिन रात रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक जर्नलिस्ट के तौर पे, कम्युनिटी मेंबर के तौर पे, मेरे लिए वो इतना पीड़ादायक था कि जब किसान आंदोलन का जिक्र होगा ना, तो मेरे किसान आंदोलन की जो छवि बनेगी, वो ट्रैक्टर्स की नहीं बनेगी, वो ट्रैक्टर्स के पीछे रेला चल रहा है उसकी नहीं बनेगी, या महिलाएं झंडा लेके चल रही हैं, सिख किसान जो हैं वो उसमें लंगर चला रहे हैं, वो छवि नहीं बनेगी। मेरे लिए वो छवि बनेगी कि हमारे एक दलित व्यक्ति लखबीर सिंह को कैसे आपने वहां पर प्रताड़ित किया था, उसके साथ आपने क्या किया। तो मेरे लिए किसान आंदोलन का नाम आते ही मुझे हुँ, लखबीर सिंह का चेहरा याद आता है। और हमने जितना भरोसा किया था, जितनी उम्मीद आप लोगों से की थी, वो उम्मीद हुँ, आप पूरी नहीं कर सके। तो पहली चीज तो ये कि हमें इस आंदोलन में इसलिए शामिल नहीं हो कि आपने पिछली बार एक दलित व्यक्ति के साथ इतनी बर्बरता की। आप कह रहे हैं कि उन्होंने बेअदबी किया, उन्होंने कुछ कर लिया था। तो दुनिया का हुँ, कोई भी धर्म ग्रंथ किसी व्यक्ति के छूने से अगर अपवित्र हो जाता है तो हम उसमें यकीन नहीं रखते। हम एक इंसानियत में यकीन रखते हैं, और इंसान की जिंदगी पे आप इस तरह से अटैक नहीं कर सकते। कोई कानूनन अगर उल्लंघन है तो उसके लिए इस देश में कानून है, सजा के प्रावधान है। आप धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस दर्ज करवा सकते हैं, और उसको कानूनी रूप से सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने कानून को अपने हाथ में लिया। और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने हमारा भारत का संविधान बनाया, हम उनकी नस्ल हैं, उनकी मानस संतान है, तो हम कानून में यकीन रखते हैं। तो जो लोग कानून को तोड़ते हैं, पहली चीज तो हम उसके साथ नहीं खड़े होते। कि जो हुँ, कानून को तोड़ रहे हैं हम उनके नहीं खड़े होंगे। आपने हमारा भरोसा तोड़ा, आंदोलन में हम शामिल हुए, उसके बावजूद हमको कुछ आपने इस तरह के अंजाम तक पहुंचाए जो हमारे लिए पीड़ादायक है। सदियों तक हम लोग जब किसान आंदोलन को कभी जिक्र करेंगे तो ये हमारे जहन में आएगा कि हमारे साथ क्या हुआ। तीसरी सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है कि इससे दलितों को कुछ हासिल नहीं हो रहा। आप जो हुँ, है किसान आंदोलन के मांग पत्र को देखेंगे, उनकी चीजों को देखेंगे, तो जो जमीन के मालिक हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये जमींदार आंदोलन है। हुँ, किसान आंदोलन से ज्यादा इसका जो उपयुक्त नाम है वो जमींदार आंदोलन है। जो जमीन के मालिक लोग हैं वो हुँ, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, अपनी चीजों को बचाने के लिए। तो इससे दलितों को कुछ हासिल नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एमएसपी मांग रहे हैं कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, तो जो दलित उनके खेतों में मजदूरी करता है, क्या उसके लिए वो मिनिमम वेज गारंटी मांग रहे हैं कि उसको जो है उसके मेहनत का फल मिलेगा? मिनिमम कोई गारंटी देते हैं? उसके साथ बॉन्डेड लेबर नहीं करेंगे, उसके साथ एट्रोसिटी नहीं करेंगे, और हुँ, लैंड रिफॉर्म नहीं करेंगे। आने वाले वीडियो में हम इस पर बात करेंगे और भी ज्यादा। तो ऐसी कोई मांग नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि दलितों के हिस्से तो कुछ भी नहीं आ रहा। उनके सामने तो इस आंदोलन से, इस पूरी प्रक्रिया से कुछ निकल के नहीं आ रहा। तो फिर जिसमें कुछ है नहीं उसमें हम कूदे क्यों? क्या दलितों हुँ, की लाशों पर ही इस तरह की आंदोलन खड़े होंगे? क्या हुँ, दलित अपने आप को कुर्बान कर दें? क्या दलित अपने आप को इसी तरह जो है वो नींव की ईंट बनाते रहे? ये सवाल जब मेरे जहन में आए तो हम लोगों ने बोला, मतलब मैंने तो आज ट्वीट भी किया इस बारे में, कि जब आपको किसान आंदोलन में जाने का मन करे तो लखबीर सिंह का एक बार फोटो जरूर देख लेना कि आप क्या हुँ, करने जा रहे हो। तो मुझे लगता है कि दलित समाज को इस आंदोलन में
बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना चाहिए। नैतिक समर्थन हम देते हैं आपको। हम हुँ, आपको नैतिक समर्थन देते हैं कि आप आपकी अगर मांग है, लोकतंत्र में मांग मानी जाती हैं, उसके लिए विरोध प्रदर्शन होते हैं। सरकार को चाहिए कि उनकी बात सुने, उनसे हुँ। अपना राय मशवरा करे। पिछली बार भी वो लोग बैठे थे, तो नैतिक समर्थन हमारा है। लेकिन आंख बंद करके हम लोग इसमें नहीं कूदेंगे। वैभव आपका क्या आप इसको कैसे देखते हैं? अ, देखिए साहिल, जब ये पिछली बार किसान का आंदोलन हुआ था दिल्ली एनसीआर में, जो सारे सारे जो बॉर्डर्स थे, हुँ, उसमें बड़े पैमाने पर किसान आए, पंजाब से, हरियाणा से और पश्चिम उत्तर प्रदेश से, जो कि 3 राज्यों से एक तरह से किसान चल के दिल्ली बॉर्डर पे आए। हुँ, जो बात सुमित चौहान ने कही है उसमें कुछ बातें मैं ऐड करना चाहूंगा। हालांकि इसमें दर्शक जो देख रहे हैं वो ध्यान से सुने, अपनी राय रखें, अपनी कमेंट करें, क्योंकि मैं वर्डिक्ट नहीं देना चाहूंगा। ये तो बेटर जज वही हो सकते हैं जो लोग इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये बात हुँ, सही है कि जो इस देश का दलित है वो हर किसी की लड़ाई में, क्योंकि जो इस देश का जो दलित है, विशेषकर जो अम्बेडकरवादी दलित तबका है, वो एक तरह से संविधानवादी है। वो संविधान को मानता है, वो बाबा साहब के बनाए कानूनी प्रावधानों के ऊपर विश्वास करता है, इसलिए वो हर किसी के आंदोलन में शामिल हो जाता है, कूद जाता है। भारत का जो दलित है वो हर किसी की लड़ाई लड़ता नजर आता है। लेकिन जब दलितों के हक अधिकार की बात आती है, जब दलितों पे अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण और उनके अधिकारों का हनन होता है, तब दलितों की लड़ाई में वो वर्ग नहीं आ पाते हैं। ये कहे जाने के बाद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि क्योंकि ये जो आंदोलन है, अब चुनाव भी सामने है, आपको मालूम होगा, और राहत इंदौरी का शेर है कि बॉर्डर पे तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। तो शायद वो जिस बॉर्डर की बात कर रहे थे, अब वो इस बॉर्डर के बारे में भी एप्लीकेबल हो गया है। ये हुँ, जो लड़ाई है, ये जो एंटी बीजेपी जो नैरेटिव है, जो लार्जर एंटी बीजेपी नैरेटिव है, हुँ, ये भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इस एंटी बीजेपी नैरेटिव के विरोध में तो नहीं खड़ा हो जाएगा दलित किसान। क्योंकि जो लार्जर लड़ाई इस समय है, जो विपक्ष भी है, मोटे तौर पे अगर आप विपक्ष को भी देखेंगे तो कोई इस बात को खुलकर नहीं कहेगा कि इसमें दलितों का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दलितों के मुद्दे नहीं है। लेकिन ये बात सही है। और दूसरी बात ये है कि क्या इसमें दलित किसान को शामिल होना चाहिए क्या नहीं। मैं इस सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं कि क्या वो शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए, जो एक, और दलित ही नहीं बल्कि और भी जो गरीब है, जो गैर दलित गरीब भी है, उसकी भी हम बात कर लें, तो वो अगर भूमिहीन है, खेतीहर मजदूर है, तो वो जाहिराना किसी के खेत पे मजदूरी कर रहा होगा हुँ, और वो पूरी तरह से हैंड टू माउथ होगा। तो ये जो किसान पहले इतने समय के लिए यहां बैठे थे, उसमें जो भी भूमिहीन खेतीहर मजदूर होगा, वो कुछ दिन की भागीदारी देने के बाद जब उसके घर का चूल्हा बुझ जाएगा, वो लौट जाएगा। हुँ, क्योंकि जितने दिन वो खेत से दूर रहेगा, उतने ही दिन उसका परिवार भूखा रहेगा, और उसके लिए असल में ये संभव है नहीं कि वो लंबे समय तक इस लड़ाई को करे। हाँ, ये बात भी सही है कि जो कास्ट डायनामिक्स हैं, वो गांव में दलितों को झेलनी पड़ती हैं, और वो आउटराइट विरोध नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि आप जाइए, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे मुद्दे नहीं है, हमारे मुद्दे इसमें से गायब हैं, इसलिए ये लड़ाई हमारी नहीं है, केवल आपकी है। इसमें थोड़ा टैक्टिकल होना पड़ेगा उसको, और जरूरी नहीं है कि इसका मुखर विरोध किया जाए। ये जरूरी भी नहीं है कि इसका मुखर विरोध किया जाए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है, ये इस समय इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ है, और विपक्ष की प्रत्येक पार्टियां जो हैं इसका समर्थन ही करेंगी। तो हुँ, इसलिए एक तो टकराव की स्थिति में नहीं आना चाहिए। एक मेरा नोटेबल पॉइंट ये है कि जो गांव में बैठा किसान है, ऐसा ना हो कि वो हमारी बातें सुन के आंदोलित हो जाए और वो वहां पर मोर्चा खोल दे कि भाई आप तो हमारे मुद्दे उठाते नहीं है। और देखिए, एक बात समझ लीजिए, इस देश का अन्नदाता किसान है। अब ये कौन से किसान की बात हो रही है? जो जमीन का ओनर है, जो जमींदार किसान है, वो अन्नदाता है। अगर जमींदार किसान अन्नदाता है, तो जो गांव में जो दलित खेतीहर भूमिहीन मजदूर उसके खेत में काम कर रहा है, तो उसका अन्नदाता वो जमींदार ही है। हुँ, सारी सुरक्षा, सारी संवैधानिक गारंटियों के बावजूद, मनरेगा के बावजूद, आप गांव की स्थिति देखिए। मैं आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं आपको। जो किसान जमींदारों के खेत में, दलित, गरीब, भूमिहीन, गन्ना छीलते हैं, आपको मालूम है यहाँ पे गन्ना छीलने की पेमेंट नहीं मिलती है। जो उसमें से गन्ने को छीलने के बाद जो पत्ते बचते हैं ना, आप उसी को अपने चारे के रूप में ले आते हैं। तो आप सोच हम्म। सकते हैं कि किस तरह की फार्मिंग वहां पे हो रही है। सस्टेनेंस जी। फार्मिंग है। और दूसरी बात यह भी है कि जिस जिस छोटे किसान के पास अपने 2-3-4 बीघा जमीन भी है, वो हुँ, भी अपनी खेत को लगाने के बाद, उसमें पानी यूरिया छिड़कने के बाद, जब वो अपना खाली समय होता है, तो वो रोज सुबह अपनी हंसिया लेके निकल जाता है, किसी खेत पे खरपतवार निकालता है, किसी की फसल काटता है। तो सीधे तौर पे ये बात है कि उस किसान की ये क्षमता नहीं है
कि वो विरोधात्मक रूप से जमींदार वर्ग के सामने खड़ा हो जाए, लेकिन लार्जर लड़ाई में उसको वैचारिक रूप से साथ होना चाहिए, लेकिन अपनी असमर्थता वो जता सकता है कि आपके पास तो बड़े बैंक बैलेंस हैं, गाड़ी बंगले मकान सब कुछ है, आप बड़े किसान हैं 150 बीघा के, मेरा तो चूल्हा तब जलता है जब मैं शाम को कुछ फसल लेके आता हूं और किसी के गेहूं के खेत से जब मैं खरपतवार के रूप में मेथी और बथुआ तोड़ के लाता हूं, मैं उसकी सब्जी बनाता हूं और मैं गेहूं उगाता हूं, आप गन्ना उगाते हैं क्योंकि गेहूं से मुझे अनाज मिलता है, फिर मैं अगले साल सरसों उगाता हूं ताकि तेल मिल जाए, फिर मैं मक्का उगाता हूं, इसी तरह से मैं अपने फसलों को घुमाता हूं ताकि मेरे घर का चूल्हा जलता रहे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। हाँ, लेकिन सवाल ये आता है कि जब लखबीर सिंह के साथ इस तरह का एक एक जिसे कहें कि अमानवीय तो छोटा शब्द हो जाता है, उसके लिए तो बर्बरता की हदें पार हो गई दिल्ली में। जब ये सब हुआ तो वो चेहरा जो है वो दलितों को याद रखना चाहिए। वो याद रखना चाहिए कि आपकी जब लड़ाइयां होती हैं, जब आपके अधिकार छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो संविधान की धज्जियां उड़ जाती हैं, तो आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होता, चाहे आप किसकी कितनी भी लड़ाई लड़ लें। लेकिन फिर भी दलितों को इस सामाजिक ताने बाने को बिगड़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे शायद लड़ाइयां थोड़ी बदल गई हैं, पावर डायनामिक्स भी चेंज हो गया है और क्योंकि चुनाव भी सामने है। और देखिए एक और बात भी है, इस समय आप देखेंगे कि जो भागीदारी है, मैं थोड़ा एक पॉलिटिकल इसमें एक कमेंट ये कर सकता हूं कि जो भागीदारी है इस बार पंजाब की ज्यादा है, पंजाब की ज्यादा भागीदारी आपको नजर आ रही है। और उसका कारण ये भी है कि वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है जो कि बीजेपी के साथ जिसकी सीधी लड़ाई है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि पंजाब से ज्यादा लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। और दलितों का जो सवाल है उस पर मैं यही अपनी बात कंक्लूड करूंगा कि आपको ये याद रखना होगा और अपने मुद्दों को बताना होगा कि आप हमारे मुद्दे शामिल करिए, हम वैचारिक रूप से आपके साथ हैं, लेकिन हमारी आर्थिक क्षमता इतनी नहीं है कि हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे महीनों या हफ्तों तक पड़े रहें। और जो लाइन ऑफ अटैक होगा, जब सरकार इसकी प्रतीकात्मक कार्रवाई करेगी, तो भीड़ के रूप में सबसे आगे जो होंगे वो दलित, गरीब, भूमिहीन मजदूर ही होंगे, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए हैं, ट्रैक्टर लेके आए हैं, वो फिर भी सुरक्षित रहेंगे। साहिल, बिल्कुल, बिल्कुल वैभव। आपने एक बहुत सही चीज़ बोली कि जो मॉरल प्रेशर होता है दलितों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होता है कि आ, आपको हर इश्यू पे बोलना है, आपको स्टैंड लेना है। आप जो कि क्योंकि आप पीड़ित हैं तो आप हर पीड़ित के साथ जो है आपको खड़ा होना चाहिए, मतलब हर तरीके से प्रेशर सॉलिडारिटी दिखानी एक होता है कि आपको सॉलिडारिटी देनी है, आपको मतलब उनके साथ खड़ा ही होना ही है। लेकिन जब हम अगर किसान आंदोलन का विरोध देखते हैं, या मैं कहूँ कि दलित मजदूर जो है अगर इसको इस तरीके से कहते हैं कि भाई हमारे पास तो जो है ज़मीन है नहीं, तो हम इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक टैग ये भी हो जाता है कि भाई आप जो है वो एक नैरेटिव ये भी चल जाता है कि बीजेपी के समर्थन में है, या आप चाहते नहीं कि वो जो सत्ता पलट हो वो हो, क्योंकि पूरा एक नैरेटिव चल रहा है कि भाई उनके खिलाफ ये है तो सत्ता बदलेगी, तो एक बी टीम वाला जो टैग है वो मिल जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मतलब अगर उस लिहाज से देखें इसको कि भाजपा को हराने के लिए तो क्योंकि एक ये चल रहा है कि भाई बहुत ही फांसीवादी ताकतें हैं और उनको अगर हराने के लिए हमें साथ आना पड़े तो हमें आना चाहिए, तो उसको कैसे देखते हैं कि क्या मोदी को हराने के लिए या भाजपा को हराने के लिए साथ में आना चाहिए किसान आंदोलन? ये जो बाइनरी है ना, ये बड़ी खतरनाक है, क्योंकि जो कास्ट डायनामिक्स है ना वो द्विपक्षीय नहीं है। क्योंकि जब हम बाइनरी में फंस जाएंगे कि प्रत्येक भाजपा विरोधी जो है वो दलित हितैषी है, या जो भाजपा का विरोध कर रहा है वो दलितों का मसीहा बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। कास्ट डायनामिक इतना सरल नहीं है, कास्ट डायनामिक इतना सरल नहीं है, और जो ग्रेड्स ऑफ इनइक्वालिटी है वो पॉलिटिक्स में मौजूद है, और दलितों के ऊपर तो चौतरफा हमला होता है। क्या ये जो किसानों के जमींदार वर्ग होते हैं, क्या दलितों का शोषण नहीं करते? वेज के नाम पे जो बातें सुमित ने कही अभी कि मिनिमम वेज गारंटी दलितों का मुद्दा होना चाहिए या भूमिहीन किसानों का मुद्दा होना चाहिए, क्या लैंड रिफॉर्म्स या रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बड़ा मुद्दा होना चाहिए, इन सारे मुद्दों को सामने रखना होगा। लेकिन मैंने यही कहा कि इसमें आपको विरोधात्मक शैली नहीं अपनानी चाहिए, आपको वैचारिक सैद्धांतिक रूप से साथ खड़े होकर अपनी असमर्थता जतानी चाहिए कि ना तो दलित किसानों पे, भूमिहीन किसानों के पास वो संसाधन और क्षमता है, और ना ही उनके पास वो एक तरह से आर्थिक रूप से इतने मजबूत है कि वो अपने खेत छोड़ के, अपनी मजदूरी छोड़ के यहां लगे रहेंगे। लेकिन ये बात सही है कि जितनी भी एक बात मैं बोल दूं कि जो भी भाजपा विरोधी देश में ताकतें आ रही हैं वो दलितों की हितैषी
हैं, ये कंक्लूड कर देना बहुत ही एक तरह से ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि आप देख लीजिए बिहार की वैभव, राजनीति में अब आपकी तक जो, आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है, आपका शायद इंटरनेट कनेक्शन जी की सुमित ओवर दिक्कत है टू यू, कुछ, आप, आवाज आपकी जी क्लियर जी नहीं साहिल आप पूछ रहे थे आप, या नेट का इशू हो जी। कोई ना कोई। सुमित, आप इसको किस तरीके से एम आई देखते हैं ऑडिबल? कि क्या आना चाहिए साथ? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सुमित? जी। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या वो जो लार्जर इशू जिसको कहा जा रहा है कि भाई लार्जर इशू वो है, उसको अगर टैकल करने के लिए कि भाई आपको आना पड़ेगा साथ में, नहीं आएँगे तो आपको बी टीम का जो टैग है वो मिल जाएगा। तो क्या इसको देखते हैं कि भाजपा को हराने के लिए क्या आना चाहिए साथ में? साहिल, आपकी भी आवाज थोड़ा ब्रेक हुई है, बट शायद मैं आपका सवाल समझ पाया। अ, जो जैसा वैभव बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया कि मोदी के विरोध में कोई चीज है वो दलित हितैषी होगी। इस बात की हुँ, कोई गारंटी नहीं है, और ये बिल्कुल भी जायज समझ होगी अगर ऐसा माना जाए कि कोई भी हुँ, चीज जो मोदी के खिलाफ होगी वो दलितों की भलाई के लिए होगी। ये इस बात को साबित करने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि इस देश में एक मुसलमानों के साथ एक बड़ा ये खेल किया गया कि उनको ये दिखाया गया कि बीजेपी वाले, आरएसएस वाले और ये संघ वाले तुम्हारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, तो इनको हुँ, हराने के लिए वोट करो। और हमारे देश के मुसलमानों ने हमेशा, अगर आप वोटिंग पैटर्न को देखेंगे, उनके पॉलिटिकल बिहेवियर को देखेंगे, तो आपको समझ हुँ, आएगा कि उन्होंने उस पार्टी को वोट देने में प्रायोरिटी रखी जो बीजेपी को हराने में लग रहा था कि हरा रही है। जैसे दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना चूंकि उनको लग रहा था कि वो हराने वाली है, और पंजाब में हुँ, उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया कि वो उसको हराने वाली है, उसके खिलाफ में, मतलब जो बीजेपी के खिलाफ एक जन समर्थन जाहिर करने की कोशिश हुई। लेकिन हुँ, मुसलमानों ने उस जिस पार्टी को सत्ता में लाया उसने क्या किया? दिल्ली में हाल फिलहाल का सबसे बड़ा दंगा आम आदमी पार्टी के शासनकाल में हुआ। तो दलितों की तरह, मुसलमानों की तरह हमको इस ऐसे सेंटिमेंट में नहीं फंसना चाहिए कि वो हुँ, जो भी मोदी के खिलाफ होगा वो हमारी भलाई में होगा। हर चमकने हुँ, वाली चीज कोई सोना नहीं होती। बहुत बार हुँ, हमको ये बात समझनी चाहिए कि जो हमारे को डर दिखा दिया जाता है कि ये बहुत बड़ा जो है दुश्मन हो गया है, अभी मोदी इतनी बड़ी ताकत हो गई है, उसको हराना बहुत जरूरी है। तो आप हमें बताइए किसको जिताएं? क्या हम कांग्रेस को जिता दें? क्या हम आम आदमी पार्टी को जिता दें जो पहले से सत्ता में थी? उन्होंने क्या किया? एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का चेहरा दिखाया और दूसरी तरफ उन्होंने अपने आप को अभी हिंदुत्व का चेहरा पेश किया। तो वो तो हुँ, किसी मामले में फिट नहीं हुए ना। हम किस करेंगे? तो ये डर दिखा के और मुसलमानों की तरह हमको इस तरह से कहें कि वोट करो, वोट करो, हराना, इनको हराना है, ये सेंटिमेंट से हुँ, हमको बचना चाहिए, हमको बाहर आना चाहिए। नरेंद्र मोदी को हम लोग भी पसंद नहीं करते। दलित समाज के ऊपर जो एट्रोसिटी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में लगातार बढ़ी है। आप देखेंगे पिछले साल का आप डेटा देखेंगे तो 13% की बढ़ोतरी हुई है दलितों के खिलाफ अपराध में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों की सुरक्षा करने में एकदम विफल हुए हैं। तमाम तरीके की बजट कटौतियां की हैं दलितों से जुड़े मसलों में, योजनाओं में। तो दलित समाज उनके, ऐसा नहीं है कि उनका समर्थक है या उनको उनको पसंद कर रहा है। हम नहीं पसंद करते हैं, हम उनको वोट देंगे, वो हमारा अधिकार है, जिसको देना होगा हम उसको देंगे। आप हमारे वोट को प्रभावित नहीं कर सकते ये बोल के कि इसको हराना है, ये ज्यादा बड़ा दुश्मन है। भाई आप तो सारे के सारे दुश्मन ही हैं। हमारे जो लोगों हुँ, ने तो आपका शासन देख लिया ना। एक होता कि आपका शासन नहीं देखा है, आप तो जो है दशकों तक सत्ता में रहे हैं, आपका शासन है, तो आप हमारा हुँ, भला करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। आपने उस हुँ, समय हमारा क्यों नहीं भला किया? उस समय आप अपने जिन राज्यों में आपकी सरकारें, वहां पे आप कितने जो है दलित हितैषी फैसले ले रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य जो विपक्षी हुँ, पार्टियां हैं। वो अब वो क्या कर रही हैं? तो ये डर दिखा के वोट पाने का जो फॉर्मूला है, मुझे लगता है दलितों को इससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अपने मत का हम सही उपयोग करना जानते हैं। दलितों को जो लोग बेवकूफ समझते हैं ना, कुछ लोग हर बात पे दलितों को ज्ञान देने आ जाते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये इस तरह से हुँ, करना चाहिए। तो दलितों को आप बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए। हमारे है, हमने देश में सत्ता बनाई है, बिगाड़ी है, अपना वोट का अधिकार का इस्तेमाल किया है। तो दलित समय आने पे अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे और वो अपने विवेक से करेंगे। आपका व्यक्तिगत अधिकार है ना वोट देना।
ये मुझे लगता है कि ज्यादा डराने का खेल है। और हम सिर्फ मोदी के विरोध में ऐसे लोगों का समर्थन करें। हमने किया ना, आपका आपका आंदोलन, जो पहले चरण का आंदोलन था, उसमें हमने हुँ, समर्थन किया। जो 700 किसान मारे गए हैं, जिनकी जान चली गई, अगर उनका जातिवार जो है डेटा सामने आए तो पता चलेगा कि उसमें कितने सारे लोग दलित बहुजन समाज के लोग थे जो इस किसान आंदोलन में उनके साथ थे। वो फ्रंट पर, जैसा वैभव बता रहे थे, कि जब 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 सरकार उस पर प्रतिक्रिया देती है तो लाठियां सबसे ज्यादा कौन खा रहा है, सबसे ज्यादा मुकदमे कौन झेल रहा है, सबसे ज्यादा जो है उस व्यवस्था का शिकार कौन हो रहा है। तो दलितों ने आपके आंदोलन में तन मन धन से साथ दिया, हमारे सुमित, लोगों ने एक तो साथ मैं आपको दिया। रोकना चाहूँगा। एक सवाल जी। मैं इसमें ऐड करूँगा। आपने कहा कि अ अ, आपने रिपोर्ट किया था, एक वीडियो भी थी आपकी कि वहाँ पर आपके चैनल पे वो वीडियो चली थी कि आपके एक रिपोर्टर जब वहाँ पर गए, उनसे पूछा गया कि आपकी जाति क्या है? और वो सारी वीडियो हमने देखी और उसके इतर और भी वीडियो देखी कि भाई ये आरक्षण से हमारा हक खा जाते हैं, हमारे बच्चों को जो नौकरी नहीं मिलती है। कुछ महिलाएँ भी वहाँ पर ये कह रही थी और उनका वीडियो भी वायरल हुआ। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि किस तरीके से आपने अगर और भी रिपोर्ट वहाँ से की थी और कुछ कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए, उसके अलावा, उस वीडियो के अलावा जो हम सभी ने देखी? देखिए, हमारा ये हमारे जो किसान हैं साथी, वो कह रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, और हम कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, भारत जाति प्रधान देश है। तो हमारी बेसिक हुँ, अंडरस्टैंडिंग ही जो है वो अलग है। वो हुँ, कृषि को प्रधान बता रहे हैं, हम जाति को प्रधान बता रहे हैं। और जब जाति के सवाल के इर्द गिर्द आप किसी चीज को आप आंकते हैं, तो ये हुँ, तमाम लोग आपको नए हुए दिखाई देते हैं अपनी सोच को लेके। हुँ, मैं जिस परिवेश से आया हूँ, हरियाणा से, तो हमारे यहाँ शोषण करने वाले लोग कौन है? वो वही जातियों के जमींदार लोग हैं। पंजाब में बिल्कुल। वही जातियों के लोग हैं जिनके पास में जमीनें हैं। हमारे पास तो, हुँ, मैं जो है हरियाणा की चमार जाति से आता हूँ, और मैं अपने किसी भी रिश्तेदार को नहीं जानता जिसके पास 1 बीघा भी जमीन हो। कुछ लोग तो ऐसे हुँ, हैं जिनके पास रहने के लिए घर की भी जमीन नहीं है। तो हमारे जी, लोगों को बिल्कुल। जमीन ही नहीं है। हम आपके यहाँ खेतिहर मजदूर हैं। मेरे जितने जाति के एक्सपीरियंसेस हैं कि खेत में काम करा के थप्पड़ मार के भगा दिया कि तुमको पैसा नहीं देंगे, वो इन्हीं जातियों के साथ में हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। उस एक्सपीरियंसेस के बाद भी हमने फर्स्ट आंदोलन फेज में आपको पूरा का पूरा समर्थन दिया था। मैं हुँ, रात भर हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है। जब किसानों के आंदोलन था तो हम लोग रात भर वहां बिताते थे। जब गाजीपुर में राकेश टिकैत को रोना आया और उसके बाद जन समर्थन आया 26 जनवरी के लाल किले के हंगामे के बाद में, तो हुँ, ये था कि अब इनको हटाने वाले हैं वो। 2829 की जो दरमियानी रात थी, हम पूरी रात हेलमेट पहन के हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे कि कहीं हुँ, लाठीचार्ज हो जाएगा। वो हालात इतने खराब थे। हमने आपका पूरा का पूरा साथ दिया था, लेकिन हो क्या रहा था? हमारे रिपोर्टर से जाति पूछी जा रही थी। हमारे हुँ, वो वीडियो अभी भी चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें हमारे चैनल के रिपोर्टर को जो ओचंदी बॉर्डर है उस पे जब वो कवर करने गए तो उनसे कहा गया कि आप जो हैं कौन सी जात के हैं, आपकी जाति क्या है? और कहा गया, उसने बताया कि मैं दलित जाति से आता हूं। तो कहता है कि नहीं, तुमको तो जानकारी है, तुम तो ज्ञान वाले आदमी लगते हो, तुम तो चमार हो ही नहीं सकते, तुम तो हुँ। दलित हो ही नहीं सकते, दलितों के पास तो तुम्हारा होता ही रंग नहीं है गोरा है ज्ञान। तो आप नहीं हो सकते इस हैं। तरह की बातें हमने वहां किसानों के मुंह से सुनी हैं। इस तरह हुँ, की एक्सपीरियंसेस हमारे उस रिपोर्टिंग के दौरान है। और आप देखिए, तमाम जो मनुवादी मीडिया के चैनल हैं, वो हुँ, सब किसानों के खिलाफ माहौल बनाए हुए थे, सब उनके खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे थे। सिर्फ बहुजन मीडिया, अम्बेडकरवादी मीडिया ही, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शों पे चलती है, समानता में यकीन रखती है, न्याय में यकीन रखती है, सबसे हुँ, पहले अगर आप रिपोर्टिंग देखेंगे तो बहुजन मीडिया चैनलों ने ही किसान आंदोलन को रिपोर्ट किया और उसको हुँ, एक बड़े नेशनल आंदोलन में तब्दील करने में बड़ी भूमिका निभाई। तो हमने तो हर तरीके से मदद की थी आपकी। उसके बाद भी आपने कुछ किया नहीं। और हैरान करने वाली बात ये थी हमारे लिए कि जब लखबीर सिंह वाला कांड हुआ, तो हुँ, वो कितने घंटे लखबीर सिंह वहीं पे उसी स्थिति में रहे, सिंगू बॉर्डर पे। किसान संगठनों के किसी प्रतिनिधि ने जाके उसके साथ इस बर्बरता का, कहें कि उसकी, उसको नहीं कोसा कि इसके साथ ऐसा क्यों किया, या इनको जो है इनके शव को नीचे उतार दो, इनके साथ इस तरह की वो हरकत मत करो। एक भी किसान संगठन का नेता वहां नहीं गया, जबकि वो चंद कदम की दूरी पर वहीं पर अपने टेंट में थे, वहीं पर पंडाल लगा के वो बैठे हुए थे। कोई भी हुँ, नहीं गया। उसके बाद कोई सार्वजनिक निंदा भी नहीं की गई। मंच से ये तक नहीं कहा गया कि हमारे किसान आंदोलन पर एक इतना बड़ा ये धब्बा लग गया है
कि हमारे यहाँ पे इस तरह की मॉब लिंचिंग हुई है, उसकी निंदा तक भी किसान संगठनों ने नहीं की। किसी की प्रेस रिलीज नहीं, किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, किसी एक आदमी ने उसकी उसके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। तो हम क्यों ना माने कि आपने मौन सहमति दी उस चीज को, हम क्यों ना कहें कि आप उसमें शामिल थे, डायरेक्टली आपने उसको जो है बढ़ावा ही दिया और आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। जब हम न्याय के साथ खड़े हो सकते हैं, हम आपका आपका शोषण भी सहें, आपकी लाठी भी खाएं, आपके खेत में काम भी, उसकी हमको पगार भी नहीं मिलेगी, बेगारी भी करेंगे, हमारी महिलाओं के साथ आप जो है वो बदतमीजियां भी करेंगे, और फिर हम आपके आंदोलन में भी हिस्सा ले रहे हैं, उसके बावजूद आप किसी तरह से हमारे समर्थन में, हमारे न्याय के साथ में, आंदोलन के साथ में खड़े नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा वैभव बता रहे थे कि हाँ, निश्चित तौर पे हम इसके, ऐसा नहीं है कि हम एक खुलेआम इसके विरोध प्रदर्शन में आ जाएं कि जिस तरह से पिछली बार हुआ था कि सिंगो बॉर्डर पे एक 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 ग्रुप चला गया था और वो किसानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था कि तुमने रास्ता रोक दिया है। हम ऐसा नहीं कर रहे, हम अभी भी न्याय में यकीन रखने वाले लोग हैं, हम अभी भी आपका कोई उस तरह से वो नहीं कर रहे, बस हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि हम आपके आंदोलन में शामिल हुए, आपने हमको दो, इस बार हम आपके आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। हम आपको नैतिक समर्थन देते हैं, हमारा आपको उतना ही समर्थन है, उतना ही समर्थन हम आपको देते हैं जितना आप हमारे आंदोलनों को समर्थन देते हैं, जितना आप हमारे आरक्षण के मसले को समर्थन देते हैं, जितना आप हमारी महिलाओं के साथ होने वाली जाति पर आंदोलन जब हम करते हैं तब आप हमको समर्थन देते हैं, जितना हम अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं, सड़क पर बैठते हैं, जितना आप हमारे आंदोलन में शामिल होते हैं, उतना समर्थन भी हमारा आपको है, हम ये कह रहे हैं। तो हम इसके पूरा तो नहीं करेंगे कि एकदम खिलाफ हो जाएं, लेकिन आपका देखिए चरित्र जाति जाति से भरा हुआ है। आप भले ही अपने आप को कुछ भी कह लीजिए, आप जो है जातिवादी व्यक्ति हैं, सामंतवादी व्यक्ति हैं। वो इस बात की गवाही तो मैं खुद देने वाला हूं, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को सहा है, हमने खुद ये चीजें देखी हैं। वही एक्सपीरियंसेस हमारे कास्ट वाले एट्रोसिटी के या इस तरह के जो जाति भेद के हैं आपके ही साथ में हैं, और उस सब को भूल के जब हम आपके साथ में गए थे तब आपने हमारे साथ न्याय नहीं किया। इसलिए इस बार मैं तो कम से कम जो है एक रिपोर्टर के तौर पे, जब मेरी जिम्मेदारी होगी तो मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे वहां रहूंगा, लेकिन एक दलित व्यक्ति के तौर पे जो समर्थन देना है आंदोलन को, वो मैं इस बार नहीं करने वाला। जी, बिल्कुल। अ, वैभव, मैं आपके पास आऊँगा और मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को थोड़ा-सा ये समझाएँ, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं, उससे पहले, इस सवाल से पहले, जितने भी लोग इस ब्रॉडकास्ट को हमारे देख रहे हैं, आप इसको और ग्रुप्स में भेज सकते हैं, अपने और रिश्तेदारों, दोस्तों के पास भेज सकते हैं, ताकि वो ये जो बहस है, ये जो बाइनरी हमेशा बनती है, उससे बचे और अपना एक ओपिनियन बनाने में, और उनके लिए क्या बेहतर रहेगा, वो एक ओपिनियन फॉर्म करने में आपको मदद मिल सकती है। तो आप इसको और तमाम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। वैभव, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा इसका बताएँ दर्शकों को कि जितनी भी ये किसान जातियाँ हैं या डोमिनेंट कास्ट हम उनको कहते हैं, तो ये जो ज़मीन उनके पास इतने हद में है, अगर हम इसके हिस्टोरिकली इसको देखें कि ये जो ज़मीन है वो कैसे उनके इन्हीं जातियों के पास जो है वो ज़मीन आई, और क्यों लैंड रिफॉर्म की अभी सख्त ज़रूरत है? देखिए साहिल, अगर हम छोटा सा सैंपल ले दिल्ली एनसीआर के आसपास का ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में जो दलितों की आबादियां हैं वो मौजूद हैं, जिसमें जाटव चमार हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जी, धोबी हैं, खटीक हैं, अन्य जातियां हैं। लेकिन क्योंकि ये जो जातिवाद है, देखिए अभी कभी मुझे याद आई, अभी सुमित चौहान जो बात कह रहे थे कि एक लार्जर लड़ाई है ना किसानों की, कि बीजेपी के खिलाफ है, सत्ता से बेदखल करना वगैरह वगैरह। क्या हुँ, हमारी लड़ाई लार्जर नहीं है? कितने दलितों के ऊपर जघन्य अत्याचार उत्पीड़न होते हैं, हमारी लड़ाई 2000 साल पुरानी है। तो हमारी हुँ, लड़ाई भी कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये भी एक लार्जर लड़ाई है। और हुँ, इसमें भी हमें समर्थन चाहिए आपका, जिस तरह से आपको हमारा समर्थन चाहिए। हुँ, आपका सवाल है कि ये जो जो कौमें हैं, जो जमींदार कौमें हैं, देखिए हुआ ये कि जैसे जैसे आजादी से पहले का जो समय रहा, जिसमें मनसब रहे, रियासतें रहीं, उसमें दलितों की स्थिति जाति की वजह से हमेशा निम्न ही रही। अगर आप आज भी जो पढ़े लिखे, बहुत ही ज्यादा एक तरह से विकसित और प्रोग्रेसिव परिवार हैं आर्थिक रूप से, उनकी 4 पीढ़ी पीछे जाएंगे। हुँ, सुमित चौहान तो अपनी 2-3 पीढ़ी की बात बता रहे थे, मैं 4 तक लेके जाता हूं फिर भी, कि हो सकता है कि 2 पीढ़ी पहले चीजें बदल गई हो। 4 पीढ़ी पीछे चले जाइए, 1-2-4 अपवाद को अगर हम छोड़ देंगे, तो सभी के सभी 4 पीढ़ी पहले मजदूरी ही कर रहे थे, किसी न किसी के खेत में, किसी न किसी के व्यापार में।
ये तय मानिए आप। बिल्कुल। क्योंकि जाति के आधार पर संविधान के आने से पहले उनके अधिकार थे ही नहीं। आप ये समझ लीजिए, आप इसको इस तरह से कंपेयर कर लीजिए कि जब संविधान के आने के बाद इतने सेफगार्ड्स के होने के बावजूद भी अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, तो जब एक व्यवस्था अंग्रेजों की रही होगी जिसमें जमींदार नीचे थे, जो रियासतों के, जो एक तरह से रैयतवाड़ी सिस्टम था, जो मनसबदारी सिस्टम था, अगर उसका हम डेटा स्टडी कर पाए तो आप पाएंगे कि उसमें जो दलित जातियां थी उनके मनसब भी नहीं थे, उनके पास एक तरह से जो रैयतवाड़ी सिस्टम था वो नहीं था, ये जो महलवाड़ी सिस्टम था उसमें जमींदार नहीं थे। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन उनके पास बनती चली गई और दलित पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करते चले गए। ये तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी जैसी सरकारें आई, जब पट्टे दिए गए, 3-3 बीघों के, 5-5 बीघों के पट्टे दिए गए, तब जाके इनके पास जमीनें आई हैं, तब जाके कम से कम अपने खेत में खेती करके खा पा रहे हैं लोग। तो आपकी बात सही है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि जातीय श्रेष्ठता का भाव जिन कौमों में था, जो अपने आप को मार्शल कौमें कहती हैं, क्योंकि मार्शल कौमें तो सारी थी असल में, सब संघर्ष करते थे। जब पहले के जमाने में जंगलातों में रहना होता था, लुटेरों से संघर्ष करने होते थे, तो सब जातियां संघर्ष करती थी, लेकिन कुछ कुछ कौमों ने अपने साथ मार्शल कौम का तबका जोड़ दिया। और जो दलित थे, जिनके नाम पे रेजिमेंट्स भी मौजूद हैं इस देशों में, बिल्कुल। महार रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट मौजूद थे, जिनको खत्म कर दिया गया। वो इसलिए खत्म किए गए कि कहीं इनका मनोबल ना जिंदा हो जाए, कहीं अपने आप को ये एक तरह से जागृत ना कर ले, अपना स्वाभिमान ना जिंदा कर ले। तो उन कौमों ने अपनी जातीय दबंगाई के बल पर बड़ी जमीनें घेरी हैं। दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों के अंदर जो जमीनें हैं, इसमें से अधिकतर जमीनें घेरी हुई जमीनें हैं, जो बल प्रयोग से घेर ली गई और बाद में फिर वो धीरे धीरे करके उन्हीं जातीय कौमों की होती चली गई, जिन्होंने अपने पशु पाले, जिन्होंने अपनी बाढ़ लगा दी वहां पे। तो ये जमीन इनको इस तरह से मिली और दलित पहले भी मजदूरी कर रहा था और मजदूरी करता हुआ रह गया। हाँ, एक मैं इसमें पॉइंट बता दूं, काफी देर हो गई मैं डिस्कस करते हुए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। और मैं, देखिए, लखबीर सिंह वाली बात को हम भी नहीं भूल सकते, क्योंकि जिस तरह से उसके साथ हुआ था, और मैंने तो लखबीर सिंह के परिवार से भी बात की थी, उसकी बेटी से मैंने जो बात की, तो आप बिलीव नहीं करोगे मुझे कितना कठिन रहा उसके बेटी के जो शब्द सुन रहा था मैं, कि कौन उनकी मदद कर रहा है, कौन उनकी हेल्प कर रहा है। मैंने उनके तरन तारण के गांव से लाइव इंटरव्यू किया। कोई भी सरकारें उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रही थी। और एक और बात है, किसी भी आंदोलन में, इनफैक्ट उनके अंतिम संस्कार के लिए भी वैभव मना कर दिया गया था, ऐलान बिल्कुल किए हुए थे गुरुद्वारे से, क्योंकि जाति वहां उनके सामने आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। चाहे इवन दलित समाज के लोग भी, क्योंकि दलित समाज के राजनेता भी अगर कॉल देना, तो अपनी आहुति देने की जरूरत नहीं है। लड़ाई तो लंबी है ना, और जान है तो जहान है, आप जीवित रहेंगे। और एक बात ये भी सही है कि संविधान के खिलाफ जो ताकतें काम कर रही हैं, उनका मुकाबला संवैधानिक तरीकों से ही होगा, क्योंकि नहीं तो फिर आपका संख्या बल कितना भी हो, उधर जो संसाधन है, जो सत्ता की ताकत है, वो आपके आंदोलन को 2 मिनट में कुचल सकती है, आपके करियर खराब कर सकती है, और आपको बचाने के लिए नहीं आए। क्योंकि जो इकोसिस्टम है कंट्री के अंदर, जो नेटवर्क है, वो जाति का है, वो कॉकस जाति का है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दलित समाज के लोग भी होते। काबिलियत की कमी नहीं है, जिसको मेरिट कहा जाता है, वो जातीय श्रेष्ठता है, वो नेटवर्किंग है, वो कॉकस है, वो इकोसिस्टम है उनका, वो कोई श्रेष्ठता। इसलिए ऐसे किसानों के आंदोलन में आप साथ रहिए, वैचारिक रूप से समर्थन करिए कि ठीक है, लेकिन अपनी क्षमताओं से बाहर जाके इसमें कूद मत पड़िए, क्योंकि कल को आप जब पिटेंगे, जेल जाएंगे, आपका नुकसान होगा, तो फिर आपको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। जी बिल्कुल। सुमित, कितनी जरूरत लगती है अभी, क्योंकि इतनी आबादी है, अगर हम पंजाब में बात करें, दिल्ली में बात करें, आपने हरियाणा का बताया, तो इतनी आबादी है दलित समाज की, लेकिन वो अधिकतर जो है वो मजदूरी ही करते हैं, क्योंकि जमीन है नहीं, अपने खेत है नहीं, तो मजदूरी करते हैं जमींदारों के यहाँ। और एक डेटा है मेरे पास, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने उसका कंक्लूजन ये निकला कि 2000 से लेके 2018 तक 7,303 जो लेबरर्स थे या जो मजदूर थे किसानों के यहाँ, उन्होंने सुसाइड किया था। और इसका जो मुख्य कारण था, लगभग अगर इसका हम देखें 80% जो उसका मुख्य कारण था उन सुसाइड्स का, वो ये था कि वो बहुत ज्यादा कर्जे में थे। जो जमींदार है जिनके यहाँ वो काम करते थे, उनसे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था और वो चुका नहीं पाए, उसके चलते जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया। और इसी ये जो घर का जो मुखिया है, या जो मुख्य कमाने वाला है, अगर वो सुसाइड कर लेता है, तो
उसके बाद जो पीछे जो पूरा परिवार रहता है वो ऑटोमेटिकली वो उस बंधुआ मजदूरी के अंदर आ जाता है। तो कितनी ज़रूरत है लैंड रिफॉर्म करने की और ज़मीन का जो है वो बँटवारा करने की? देखिए, बहुत जरूरी सवाल है इस पूरे आंदोलन में। मैं तो बल्कि इस तरह से देखता हूँ किसान आंदोलन को कि कल अगर हमारा दलित बहुजन समाज लैंड रिफॉर्म की मांग को लेकर जमीन पर बैठ जाए तो सबसे पहले उसके सिर में लाठी कौन मारेगा? सबसे पहले उसके खिलाफ मतलब एक प्रतिक्रियात्मक तौर पे आंदोलन कौन करेगा? मैं तो इस तरह से देखता हूँ। अगर मैं ये कहूँ, मैंने तो कई बार किसानों से ये सवाल भी पूछा जब मैं रिपोर्टिंग करता था कि आपकी जमीन थोड़ी सी लेके दलितों को दे दें, तो वो बड़ा गुस्सा हो जाते थे। मेरे पास रिपोर्टिंग है उसकी कि ऐसे कैसे कोई हाथ लगा देगा हमारी जमीन को, हम नहीं देंगे अपनी जमीन। तो वो जमीन प्राइड जो है भी है ना ना वो, कि अगर हम इसको देखा जाए तो हाँ, पूरा किसान आंदोलन में वो प्राइड भी रहा है, जट प्राइड जो जिसको हम कहते हैं कि भाई एग्जैक्टली मतलब इस जिस पे आंदोलन गाने को भी आप ये बने। देखिए ना, गाने बने। और किसान आंदोलन में जब राकेश टिकैत रो दिए, उसके बाद जाट समाज के लोग जितने समर्थन के साथ अति उत्साह रूप से उनके समर्थन में आए, तो हमें इसके जाति एंगल को भी समझना चाहिए कि भारत में जाति कैसे काम करती है। कि हमारा आदमी रुला दिया, हम जो हैं इतने पावरफुल लोग, हमारे आदमी को रुला दिया, तो उसके बाद हुँ, कितना बड़ा जन समर्थन उनके साथ में है। तो बिल्कुल। जाति को हमें इस नजरिए से भी समझना चाहिए कि ये आंदोलन सिर्फ खेती किसानी का नहीं है, बल्कि जातीय अहंकार का भी आंदोलन है और जातीय श्रेष्ठता को, वर्चस्वता को बनाए रखने का भी एक आंदोलन है। जैसे वैभव बता रहे थे कि कैसे हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे साथ में, क्योंकि हम लोग हमेशा पीड़ित रहे, तो हमारे बड़े मनसब नहीं हुए, कोई हमारे पास जमींदारी नहीं थी। और उसके बाद जब भारत आजाद हो रहा था, भारत जब नया भारत बन रहा था, तब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने काफी कोशिश की कि लैंड रिफॉर्म्स किए जाएं। उन्होंने संसद में इस बारे में बयान दिए। और इनफैक्ट जब आर्टिकल 31, जिसके तहत आप देखें भारतीय संविधान का आर्टिकल 31 जो है वो आपको राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार देता है, तो वो कहता है कि आप निजी संपत्ति खरीद सकते हैं। इस आर्टिकल पर जब बहस हो रही थी उस समय पर संविधान सभा में, तो पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोविंद वल्लभ पंत जो हैं, ये तीनों लोग इस आर्टिकल के पक्ष में थे कि जमीन जो है वो प्राइवेट होनी चाहिए। और जिन जमींदारों से आप कुछ जमीन ले रहे हैं तो उसका मुआवजा उनको दिया जाना चाहिए। जैसे जो हुँ, राजे रजवाड़ों से जब उनकी संपत्तियां ली जा रही थी, जब जमीन लेने का किसानों से या जमींदारों से बात आई, तो इनका तो ये तक कहना था कि इनको मुआवजा दिया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंड रिफॉर्म इस देश में जरूरी है, क्योंकि भारत में अगर आप नया भारत, नया राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आपको एक लेवल पे आके शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको जो है संसाधनों का पुनर्वितरण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक के पास में सब कुछ है और दूसरे के पास में कुछ भी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप जो है इस लैंड को आप जो है स्टेट प्रॉपर्टी रखिए। आप इसको जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी मत छोड़िए, क्योंकि इससे तो ऐसा होगा कि बाकी के पास में कुछ बचेगा ही नहीं। उनको तो कभी भी कोई स्वेच्छा से आके तो अपनी लैंड देने वाला नहीं है। आओ मेरे पास जो है 10 खेत हैं, एक खेत में किसी दलित व्यक्ति को दे देता हूँ, 9 रख लेता हूँ, तो ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। भारत में ऐसा कभी देखने को भी नहीं मिला। तो बाबा साहब ने कहा कि इस जमीन को आप जो है राज्य के नियंत्रण में रखिए और सरकारी खेती करवाइए। आप सरकारी खेती में आप पट्टे पर जमीन दीजिए कि लोग जो हैं बिना जाति भेद के, बिना किसी भी लैंगिक भेदभाव के, क्षेत्रीय भेदभाव के, भाषाई भेदभाव के, कोई भी व्यक्ति इस लैंड को जो है वो पट्टे पर ले सके, यानी किराए पर उस जमीन को ले और उसको जोते बोए उसमें अपनी फसलें उगाए। सरकार के पास में जमीन का नियंत्रण होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहां तक कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लैंड रिफॉर्म कभी भी नहीं होने वाला। क्योंकि जब लैंड रिफॉर्म की बात आई, तो आप देखिए, मैं तो मतलब ये कह रहा हूं कि राजे रजवाड़े अपनी रियासत तक खो बैठे हमारे देश में। जो राजा थे रियासतों के, जिनके पास में पूरे साम्राज्य चलते थे जिनके, वो अपनी महल खो दिए उन्होंने। मतलब जब भारत में वो शामिल हुए, तो उनके महल चले गए, उनकी संपत्तियां चली गई, उनके टाइटल चले गए, उनका सब कुछ चला गया और प्रिंसली स्टेट खत्म हो गए। लेकिन जमींदार इतने ताकतवर थे कि वो राजाओं का तो संपत्ति चलेगी, लेकिन जमींदारों की जमीन तक नहीं गई। इतने ज्यादा पावरफुल वो लोग थे। और ये सीधे ऐलान थे उस समय पर, अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कि खुलेआम ऐलान किए जाते थे कि जमीन को हाथ लगाया तो कत्लेआम कर दिया जाएगा। वो कहा गया।
और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने डेफिनेटली इस बात को दिमाग में रखा कि अगर कोई भी कानून बना के इस तरह से फोर्सफुली अगर कभी कुछ किया गया तो उसका जो नतीजा है वो पीड़ित जातियों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। इसलिए लैंड रिफॉर्म को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सरकार के नियंत्रण में लाके कहते हैं कि आपको जमीन जो है या तो आप अपने नियंत्रण में रखिए, दूसरा आप जो दलित समाज के लोग हैं उनको आप जमीन दीजिए। सर वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये तक कहते हैं कि जो दलित बेचारे जमीन खरीदना चाहते हैं उनके पास पैसे तो है नहीं, तो आप सरकारी तौर पे उनको सरकारी लोन दीजिए कि वो जमीन खरीद सकें। आप उनको लोन दे दीजिए कि वो जमीन खरीदें और जमीन के मालिक बन सके, क्योंकि जमीन सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं होता, उसके साथ में आपकी सामाजिक आर्थिक हैसियत तय होती है। समाज में आपके पास कितनी जमीन है उससे आपके अंदर वो चौधराहट की भावना आती है, आपके जो है वो आपकी समाज में आपके साथ कोई कैसे पेश आएगा वो तय हो जाता है। जिस तरह से जाति आपकी सामाजिक हैसियत तय करती है उसी तरह से जमीन भी एक बड़ा रोल प्ले करती है कि आपकी सामाजिक हैसियत को तय किया जाए। और सरकार ने उस समय पर नेहरू गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई बहुत ज्यादा काम किए नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का आप देखें 1954 में जब संसद में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर द ईयर 1953 की रिपोर्ट जब आई थी तो उस पर बाबा साहब ने अपना बयान दिया था संसद में। उन्होंने कहा था नेहरू सरकार से, इनफैक्ट उन्होंने 3 सवाल पूछे थे और बहुत ही जरूरी सवाल पूछे थे जो लैंड रिफॉर्म के क्षेत्र में पूछ आता है। कि पहला वो सवाल पूछते हैं कि क्या जमीन अवेलेबल है, वो ये बात पूछते हैं कि जमीन है क्या, जमीन तो कुछ लोगों के पास में है बाकी लोगों के पास में तो है ही नहीं। तो पहली बात तो आप ये बताओ लैंड रिफॉर्म करोगे तो जमीन उपलब्ध है क्या। दूसरा सवाल वो पूछते हैं कि क्या सरकार के पास जमींदारों की जमीन अधिग्रहण करने की इच्छा और ताकत है। वो सीधा सवाल पूछते हैं नेहरू गवर्नमेंट से कि क्या है आपके पास में इतनी ताकत है, आपकी इच्छा शक्ति है कि आप जमीन उनसे ले सकें और इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सके। तीसरा सवाल वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दलित को जमीन बेचना चाहे तो क्या सरकार उस जमीन को खरीदने के लिए कोई आर्थिक मदद करेगी। वो कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हो कि कोई भी दलित जो है वो आदमी जमीन खरीद ले, कैसे खरीद लेगा, उसके पास तो संपत्ति नहीं, उसके पास तो पैसा नहीं। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि आपको लोन देना चाहिए, आपको बजट का एलोकेशन करना चाहिए कि दलितों के लिए जमीन जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खरीदारी में मदद करेगी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बार बार ये कहते हैं कि अगर सरकार कानून बना दे कि कोई व्यक्ति एक तय सीमा से ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकता तो इससे देश में बड़ी क्रांति आएगी। वो कहते थे कि भाई जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक देने से भारत में कभी भी भूमि सुधार जो है लैंड रिफॉर्म वो हो ही नहीं सकता। अगर आप जमींदारों को ही मालिक बना देंगे तो वो कभी अपनी स्वेच्छा से जमीन नहीं छोड़ने वाले। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि भाई आप जो है लिमिट तय कर दो कि एक व्यक्ति के पास में इतनी ही जमीन हो सकती है। आप देखिए किसी के पास में 400 बीघे जमीन है, किसी के पास में 300 बीघे जमीन है, कोई 100 एकड़ का मालिक है। तो बाबा साहब कहने कि आप एक लिमिट तय कीजिए कि मैक्सिमम इतनी ज्यादा जमीन आप एक व्यक्ति के नाम पे रख सकते हैं। उसके बाद जो जमीन है उसको लीजिए, आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए और समाज में जो लोग खरीदना चाहते हैं उनको खरीदने में मदद कीजिए। और वो कह रहे कि क्या आपके पास में इच्छा शक्ति है, आप वाकई में ये काम करना चाहते हैं, और वो आज तक काम नहीं हो पाया। कितना बड़ा आंदोलन है लैंड रिफॉर्म का, हमारे दलितों को जो सरकारी जमीन के पट्टे मिले उस पर भी लोगों ने कब्जे कर लिए, उनके घरों की जमीन तक पर लोग कब्जा कर लेते हैं। तो ये जी, जमीन का आंदोलन हमारा, आप देखिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद कीजिए जब गांधी के साथ उनका संवाद होता है और गांधी जो है अपने लॉजिक देते हैं वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में, देश का नाम करते हैं कि देश को आजाद कराना है, ये कराना है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, मिस्टर गांधी आई हैव नो होमलैंड, मेरे पास कोई जमीन कोई मादरे वतन नहीं है, कुछ ऐसी जमीन नहीं है जिसको मैं अपनी कह सकूं, क्योंकि हर जगह तो आप मेरा जाति पूछ पूछ के मुझे भगाते हैं, मेरे को टॉर्चर करते हैं। तो हमारे पास जमीन का आंदोलन बहुत पुराना आंदोलन है और लगातार लंबे समय से इसकी मांग हो रही है कि लैंड रिफॉर्म किया जाए, कानून बनाने की मांग हो रही है, लेकिन नहीं हुआ। अंग्रेजों के जमाने में भी इसकी बात हुई लेकिन अंग्रेजों ने कानून बना के बाकायदा जो है वो उनकी खरीदारी पर रोक लगा दी कि दलित जमीन नहीं खरीद सकते। उसके बाद में लैंड सीलिंग जब एक्ट आया तो उसमें बाकायदा ये हुआ कि जो हरियाणा पंजाब के लोग जो फौज में जाते थे, भर्ती हो जाते थे, तो पीछे से कोई उनकी जमीन पर कब्जा ना कर ले, तो फौजी लोगों ने काफी उसमें विरोध किया कि हम जो है बॉर्डर पे चले जाते हैं, पीछे से कोई हमारी जमीन ले लेगा तो जमीन को हम कैसे छोड़े। तो लैंड हुँ, सीलिंग एक्ट बाकायदा पास किया गया कि कोई उनकी जमीन को खरीद ना सके, दलित बहुजन समाज के लोग उस जमीन को खरीद ना सके। ये कानून बना के इन लोगों ने उसमें जो है पाबंदी डाली। तो जमीन के खिलाफ आंदोलन बहुत लंबा है लेकिन जमींदार लोग इतने मजबूत हैं
कि देखिए 1.5 साल तक आंदोलन चला। इस देश में कौन सा आंदोलन ऐसे चल सकता था? किसके पास इतनी सामाजिक हैसियत थी, आर्थिक स्थिति थी कि वो घर परिवार भी उनका चलता रहे, उनके खेतों में भी फसलें उगती रहें और वो बाहर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में एसी लगा के बैठ भी जाएं। ये संभव नहीं था किसी के लिए। जमींदार लॉबी बहुत मजबूत है और उन्होंने लैंड रिफॉर्म आज तक होने नहीं दिया, और सरकारें भी नहीं चाहती कि लैंड रिफॉर्म हो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर लैंड रिफॉर्म हुआ, इसके बाद में अगर कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति हुई, क्योंकि विरोध होगा, भयंकर विरोध होगा, लोग अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, जमीन दलित बहुजन समाज को कभी बांटेंगे नहीं, और इसकी आशंका के चलते सरकारों में कभी इसकी इच्छा शक्ति नहीं रही, क्योंकि वो दिखावा तो करते हैं कि दलित बहुजन समाज जो है वो सशक्त हो, वो मजबूत बने, लेकिन इस तरह की बात नहीं करते, इस तरह के काम नहीं करते, इस तरह के कुछ एक्शंस नहीं लेते कि जिससे जमीन जो है दलितों के साथ में हो। तो जो लोग कहते हैं कि भाई दलित कैसे मजबूत होंगे, तो उसमें एक सबसे मजबूत चीज आ जाती है कि आप जो है दलितों को जमीन दीजिए। जमीन क्यों जरूरी है, बस मैं 1 मिनट में इस पे बता रहा हूँ कि जमीन क्यों हुँ, जरूरी है। कि एक तो देखिए, जमीन आपके साथ में आत्मसम्मान लेके आएगी, समाज में आपकी हैसियत अच्छी होगी तो आप अच्छे तरीके से, लोग आपके साथ पेश आएंगे। दूसरा, इसके अलावा दलितों को डिपेंडेंसी जो होती है, मतलब एक गांव में आप हुक्का पानी बंद कर देते हैं कि आप उसकी जमीन से चारा नहीं ले सकते फसलों के लिए, आप उसकी जमीन से अन्न नहीं ले सकते, हमारे लोगों का जो हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, तो उसमें हमारी निर्भरता क्योंकि बहुत ज्यादा होती है। अगर हमारे पास गाय भैंस है, बकरियां हैं, तो वहीं चराना है, वहीं से हमको राशन लेके आना है, तो इसलिए बहुत बार हमारे लोगों का, हमारी महिलाओं का शारीरिक शोषण तक हो जाता है कि वो इतनी मजबूर होते हैं कि वो विरोध तक नहीं कर पाते। तीसरी चीज कि अगर हमारे पास जमीन रहती है तो हम अपने लिए एक अच्छा पोषण भी बता सकते हैं। अगर जैसे वैभव बता रहे थे कि हम गेहूं उगाते हैं, हम बाजरा उगाते हैं, हम जो है दाल उगाते हैं, हम सरसों उगाते, तो हमारे पास में खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें उपलब्ध होती और हमारे लोग और ज्यादा बलवान होते, हष्ट पुष्ट होते, स्वस्थ रहते। तो इससे जो दलित महिलाओं में आप देखें कि उनमें कितनी महिलाओं में खून की कमी रहती है, कितनी महिलाएं वो शारीरिक तौर पे किसी किसी बीमारी से पीड़ित होती हैं, क्योंकि उनको इनफैक्ट एक रिपोर्ट है वो सुमित, मैं पोषण ऐड नहीं कर दूँ मिलता। यहाँ पे। मेलन्यूट्रिशन एक मेलन्यूट्रिशन अनीमिया जी। बहुत सीवियर है गाँव में। बिल्कुल, बिल्कुल, और एक दलित महिला सवर्ण महिला से के मुकाबले 14 साल कम जीती है। लॉन्जेविटी बहुत कम है, यूनाइटेड राइट। यूनाइटेड नेशंस या की रिपोर्ट है बिल्कुल, इस पे कि दलित बिल्कुल। आदिवासी महिलाएं जो है वो 14 साल पहले मर जाती है, क्योंकि उनके पास में हुँ, इस तरह की चीजें नहीं होती। तो अगर हमारे पास जमीन हो तो हम अच्छा दालें उगाएंगे, अच्छा अन्न उगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मिलेट्स का बड़ा गाना वाना गाया था, उन्होंने ग्रैमी अवार्ड में भी भेजा, जीता नहीं उन्होंने तो वो बड़ा दावा करते रहते हैं, मोटा अनाज खाओ, मोटा अनाज खाओ। कैसे खाएं भाई? हमारे पास होगा, हमारे पास जमीन होगी, उगाएंगे तब तो खाएंगे ना। आप जिनको अन्नदाता कहते हैं, वो अन्नदाता अपनी जमीन पे उगा के हमको नहीं दे रहा है, हम वहां मजदूरी करते हैं। हरियाणा में जब मैंने अपना बचपन बिताया है, तो एक पूरा खेत की गेहूं की कटाई करने के बदले में 4 मन अनाज मिलता था। एक मन में जो है वो 40 किलो होता है, तो 4 मन अनाज जो है वो पूरे खेत को काटने का हम लोगों को मिलता था। उसके बदले में हम, जैसे वैभव बता रहे थे ना कि गन्ना छीलते हैं तो उसका छिलका ही सिर्फ घर ले जाने को मिलता है। गाजर आप उखाड़ते हैं तो गाजर के ऊपर जो उसके घास जैसा, जिसको हम लोग हरियाणवी में चारा। गजरा कहते हैं, वो आपको चारा के तौर पे इस्तेमाल करने को मिलता है। तो दलित बहुजन समाज के हिस्से में कोई चीज आती नहीं है। हमको अन्न जो है वो कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और आप तो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अभी भी आप गूगल करेंगे कि बॉन्डेड लेबर इन हरियाणा एंड पंजाब, यू विल सी कि कितने सारी जगह पे बॉन्डेड लेबर कराया जा रहा है, वो जी हमारे बिल्कुल। लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए इन इन चीजों पे हमको देखना चाहिए कि दलित बहुजन समाज को इस आंदोलन में लैंड रिफॉर्म का भी मसला, इन किसान संगठनों को जब तक ये शामिल नहीं करते हैं तब तक खुला समर्थन उस तरह से नहीं करें। हमारा नैतिक समर्थन रहेगा, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि ये देश रहने लायक बने और ज्यादा बेहतर हमारा देश बने, हम तरक्की करें, हम जो विश्व गुरु बने, तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और थोड़ा बड़ा दिल आप दिखाइए, हम लोगों ने तो दिखाया। पहले आंदोलन में हमने पूरा बड़ा दिल दिखाया, आपका समर्थन किया, लेकिन आपने जो है वो हमारी मदद नहीं की। इसलिए मैं मानता हूं कि लैंड रिफॉर्म बहुत जरूरी है, और वही आंदोलन होना चाहिए दलितों का। क्योंकि अगर आप लैंड रिफॉर्म के लिए आंदोलन करेंगे ना, सबसे पहले आपका विरोध यही लोग करेंगे जो आज धरने पे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल सुमित, लैंड रिफ़ॉर्म तो अभी इस समय की सबसे बड़ी माँग है। वैभव, मैं आपके पास आता हूँ। एक जैसे जिस विषय पे हम लोग अभी पहले चर्चा कर रहे थे कि एक वो टैग लगा दिया जाता है और वो मॉरल प्रेशर रहता है दलितों के ऊपर। लेकिन अब हम अगर बाद में जैसे चुनाव के आस-पास देखते हैं तो वही लोग जो अ,
बी टीम या फिर वो टैग लगाते हैं दलितों पे कि आप उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं या कुछ, लेकिन बाद में जो है उनके उन्हीं के नेता जब अगर उसमें शामिल हो जाते हैं भाजपा में, तो उनका पूरा वोट जो है वो उसी को चला जाता है। और इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं? देखिए, अभी आप जो जिक्र कर रहे हैं, मैं खुल के बताता हूं कि आप क्या जिक्र कर रहे हैं। असल में पिछली बार क्या कुछ हुआ था, मुझे एक ट्वीट भी याद आ गया जयंत चौधरी का। उन्होंने कहा था भी जो किसान का बेटा होगा वो भाजपा छोड़ के आज ही बाहर आ जाए। हम्म। लेकिन देखिए, मजबूरी ऐसी हो गई है ना सत्ता के दौर में, इसमें विचारधारा, नैतिकता, सिद्धांत, शुचिता, हम्म। इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं बची है। सत्ता की अंधी दौड़ में सबको सत्ता का भागीदार बनना है। हम्म। और जो टैग लगता है ना, जो मीडिया जो राग लाती है रात दिन, वो बी टीम, वो बीएसपी को लेकर तो लग सकता है, लेकिन वो आरएलडी कभी नहीं कहेगी। वो हम्म। नीतीश बाबू लंबे समय तक इधर इंडिया की मीटिंग में बैठे रहे और उसके बाद एकदम से पाला पलटा वहां चले गए। तेजस्वी यादव जो हैं वो आनंद मोहन के परिवार से विधायक बना देते हैं और फिर क्रॉस वोटिंग में खुद झेलते वो हैं, उनको मतलब वोट धोखा करता झेलते हैं है। एक तरह। हम्म। हाँ, वो क्रॉस वोटिंग कर देता है। तो दलितों की लड़ाई देखिए अपनी है। दलितों की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। बाबा साहब ने, साहब काशीराम ने, बाकी महापुरुषों ने जितनी चेतना जगाई है, किसी ने संविधान में अधिकार दिए, सबसे बड़ा काम तो बाबा साहब ने कर दिया है। संविधान में शिक्षा के और बाकी नौकरियों के अधिकार दे दिए हैं। तो उसके ही बलबूते आपको आगे बढ़ना है। और किसानों की जो बात हो रही थी ना, देखिए ये बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि हम सबका मूल संबंध गांव से है। और मैं भी आपको चलते चलते 1 घंटा होने वाला है हमको, मैं आपको बता दूं कि देखिए, मेरा भी जिस गांव से संबंध था, उस गांव में हमारे संपूर्ण परिवार के जो लोग थे, वो दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे लगभग 3 पीढ़ी पहले। लेकिन मेरे दादाजी क्योंकि शिक्षित हुए, उनको नौकरियां मिली, वो भारत सरकार की नौकरी कर पाए। फिर मेरे पिताजी शिक्षित हुए और संपूर्ण जो एक तरह से पीढ़ियां बदल गई। आप, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका जो गांव है, मेरा जो गांव है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में सिकंदराबाद विधानसभा में है, कि आप लोग वहां वापस जाके क्यों नहीं बसे। इसके पीछे ना एक बहुत अच्छा कंपैरेटिव एनालिसिस है जो मैंने खुद किया अपने काफी जो दौरे रहे, इंटरेक्शन रहे लोगों से, कि हम कुछ परिवार जो थे वो गांव छोड़ के क्यों आ गए और कुछ परिवार वापस जाके वहां क्यों बस गए। देखिए, ऐसा है कि जो लैंडलेस दलित थे और जो एब्जेक्ट यानी कि बहुत ज्यादा घृणित जातिवाद झेला करते थे, जैसे ही उनको शिक्षा और संपन्नता मिली, वो दोबारा लौट के गांव नहीं गए। क्योंकि जो गांव है, देखिए अभी जो बात सुमित चौहान कह रहे थे ना, उसमें एक मैं चीज ऐड कर दूं। गांधी ने कहा है कि लेट्स सेलिब्रेट इंडियन विलेज लाइफ। वो इंडियन विलेज को आइडियल विलेज बताते हैं, वो इकोनॉमी की बात करते हैं। जबकि बाबा साहब ने कहा है कि दीज आर डेंस ऑफ नैरो माइंडेडनेस एंड कास्टिज्म एंड पेरोकियलनेस। जातिवाद का, शोषण का गढ़ है ये गांव। इनको जितना जल्दी गांव से बाहर आए दलित समाज, उतना बेहतर होगा। जी। तो ये डिफरेंस है। और एक डेट ट्रैप है। देखिए साहिल, जो आप बात कर रहे थे ना कि जमीन जमीन को खरीद पाना एक गरीब भूमिहीन दलित के लिए उतना आसान नहीं है। वो तो डेट ट्रैप में है ना। और दूसरी बात, जानबूझ के उसको इस हालत में रखा जा रहा है। अब गांव के इलाकों में आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर, वहां के गांव के स्कूल देखिए। जो बच्चा कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा है, उसे डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है पता ही नहीं है, और उसने कॉमर्स से पास कर लिया। उनको काबिल नहीं बनाया जा रहा। अगर उनको काबिल बनाया जाएगा, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से मजदूर बनाया जाएगा, तो फिर इस संपूर्ण बड़े जमींदार वर्ग के लिए सस्ते मजदूर कहां मिलेंगे, ये बताइए आप। वो टेक्निकल स्किल हो जाएंगे उनके पास, वोकेशनल। वो गांव में जो बेसिक प्राइमरी खेती कर रहा है, उसके पास इतना भी स्किल नहीं है कि वो एग्रो बेस्ड बिजनेस कर सके। और स्किल तो छोड़िए, स्किल हो भी जाए तो पैसा नहीं है ना। उसको टोकरी नहीं बना पा रहा है। वो क्यों? क्योंकि उसके 8, 10, 12 घंटे इसी काम में जा रहे हैं कि पहले तो अब किसी क्या खेती करेगा, फिर बदले में अनाज मिलेगा, फिर जो दिन बच जाएंगे उसमें अगर एक आधी गाय पाल ली जैसे तैसे करके, उनके लिए चारा लेके आएगा काट के। तो इसी काम में वो उलझा हुआ है, वो डेट ट्रैप में है, वो पूरी तरह से एक विशियस साइकिल में फंसा हुआ है। और यही समस्या है। इसलिए लैंड रिफॉर्म जो है एक बड़ी मांग है। और दलितों को देखिए, फालतू की बॉनहोमी में नहीं फंसना चाहिए। ये सारी समरसता, बॉनहोमी को अगर हम ट्रांसलेट करें तो एक समरसता की जो जिम्मेदारी है कि दलितों के ऊपर है। आप अपने हक अधिकार, अपने मुद्दों की बात करिए। सामने वाला पलट के अगर आपसे अच्छे से बात करता है या आपके साथ फिर वो संवाद चाहता है तो ठीक है, नहीं चाहता तो अपने अपने रास्ते। लड़ाई दलितों की बहुत बड़ी होगी। दलित सबकी लड़ाई लड़ने का, सबकी होती ही चली जाएगी, लोगों पे मुकदमे लग जाएंगे, लेकिन दलितों की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। इसलिए लैंड रिफॉर्म, लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी मांगे उठनी चाहिए। और आज आई होप कि जो आज की ये डिबेट है,
इसको देखा हो किसानों ने, उसको पता तो चले हमारे मुद्दे क्या है और क्या कुछ हो सकता है। सरकारें चाहें तो सरकारें जमीनों का अधिग्रहण करके उनको रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं और बदले में मुआवजा भी दे सकती हैं। जब सरकार को प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं बड़े बड़े, तो सरकार क्या मुआवजा नहीं देती है क्या? जी सरकार बिल्कुल। तब भी तो जमीनों का अधिग्रहण करती है, तो सरकार जमीनों का अधिग्रहण करके कर सकती है, लेकिन उससे पूरा का पूरा जो कास्ट सिस्टम का जो पूरा एक सेटअप है ना, वो हिल जाएगा। और इसीलिए सत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंत में मेरा यही है कि अपनी लड़ाई लड़िए, आर्थिक संपन्नता करिए, बाबा साहब को पढ़िए और अपने जो अधिकार है एक किसान के रूप में उनको पढ़िए। बहुत सी स्कीम है आपके लिए, नाबार्ड की स्कीम है और बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं, उसकी पता नहीं कितने सॉफ्ट लोन है, आपको पता ही नहीं है। और एक दुख की बात यह भी है ना कि हमारे समाज में जो अम्बेडकरवादी संगठन बनते हैं ना, वो केवल हा हुल्ला शोर मचाना और जय भीम के नारे लगाना और इस तक ही सीमित हो गए हैं। वो एकेडमिक रिसर्च या फिर एक तरह से इकोनॉमिक इंटरवेंशन की तरफ नहीं जा रहे। कुछ संगठन है जो काम कर रहे हैं, जो लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो किसानों तक आउटरीच कर रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं। तो ऐसा काम और होने की जरूरत है। और साथ ही साथ ये जो मांग है, इसको लेके चेतना जगनी चाहिए कि उनको लैंड रिफॉर्म की मांग है, उनका एक तरह से एक इमेंसिपेटरी मांग होगी जिससे कि वो आजाद हो जाएंगे इस पूरे कास्ट सिस्टम जी बिल्कुल से। वैभव। हमें लगभग 1 महीना 1 घंटा हो गया है इस बहस में, और आपने सही कहा कि ये अगर वो लोग देखें इसको और उनको पता चले कि क्या डिमांड है और किस तरीके से हम लोग जूझते हैं और क्या उनको अपनी डिमांड में और ऐड करना चाहिए ताकि दलित समाज से भी लोग उनके साथ आएँ और जुड़ें। एक आप वैभव बता रहे थे कि ज़मीन जो है वो नहीं मिलती हैं या नहीं दी जाती हैं। आप ये समझिए कि दिल्ली जैसे शहर में भी अगर कई जगहें ऐसी हैं, जहाँ पे आपके पास पैसा भी होगा तो आप किसी ज़मींदार की ज़मीन नहीं खरीद सकते। आप दलित हैं तो आप पैसा देंगे तब भी वो नहीं बेचेंगे कि हम बिल्कुल। दलितों को नहीं बेचेंगे। तो ये एक हम्म। समस्या है, तो इसीलिए जो है लैंड रिफ़ॉर्म बहुत ज़रूरी है और इसी के गांव साथ हम में लोग। गांव में दलितों के जो मकान है वो कहाँ बने होते हैं? सुमित भाई जानते होंगे, गांव से संबंध रखते हैं। मैं तो बहुत गांव के इलाकों में जाता हूँ पश्चिम में। जो शुरुआत में एंटर करेंगे ना, आपको वहां सबसे अच्छे बड़े बड़े मकान मिलेंगे जो कि जमींदारों संभ्रांत वर्गों के होंगे। उनके मकानों में बड़ा अहाता होगा जिसमें 4-5 ट्रैक्टर खड़े होंगे, गाड़ियां खड़ी होंगी। फिर कहीं कोने में जाके जहां बिल्कुल सब बदहाली, और आप अगर आंख पे पट्टी भी बांध लेंगे ना, तो आप हुँ, वहां के बदबू से बता देंगे कि आप दलितों की बस्ती में आ गए। बिल्कुल। गली ये बनती है तो स्थिति है हमारे घर दलितों की, तक आते किसानों आते की। तो खत्म हो जाता है सब, कि वो बनाएंगे ही नहीं वहां पे। हाँ, हुँ, तो सड़क और प्रधान भी बनता है। मैं आपको बता दूं गांव का हम्म। डायनामिक्स, क्योंकि आरक्षण से एक प्रधान बनेगा ना, प्रधान तो बनेगा रोटेशन में, हुँ, लेकिन वो प्रधान भी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे कमजोर व्यक्ति को पकड़ लेंगे दलितों में से ही, जो उनकी गुलामी ही करेगा। वो सड़क नहीं बनवाएगा क्योंकि उसे तो अंगूठा हम्म। लगाना है। काम फिर भी वही करेंगे जो कि दबंग होंगे। तो हुँ। इतना डेंजरस डायनामिक्स है ग्राउंड लेवल का। तो हमें इन समस्याओं को नहीं भूलना चाहिए और आहुति नहीं देनी चाहिए किसी भी आंदोलन में। वेल सेट, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल वैभव। सुमित, मैं आपके पास आऊँगा क्लोज़िंग रिमार्क के, जाएँ या ना जाएँ और जाएँ तो किन चीज़ों का ध्यान रख के जाएँ? उसके बाद हम इस डिस्कशन मैं को यहीं पे खत्म करें। मैं तो देखिए, मैं कंडीशनल सपोर्ट के पक्ष में हूँ। अगर आप हमारे मांगों को, लैंड रिफॉर्म का हमारा बहुत बड़ा मसला है, बेगारी से मुक्ति का हमारा बहुत बड़ा मसला है, मैं सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जिंदगी जीने का हमारा बहुत बड़ा मसला है, और मिनिमम वेज गारंटी का हमारा मसला है। हमारे इन मसलों को अगर आप अपने मांग पत्र में शामिल करते हैं, जब सरकार से आप कहते हैं कि भैया यूरिया पे इतनी छूट दो, बीज पे इतनी छूट दो, इतना ज्यादा जो है एमएसपी दो, इतना सब कुछ जो है मंडी खोलो, तो आप जो मांग कर रहे हैं ना, उसमें ये मांग भी हमारी शामिल कीजिए। आप जब ये मांग शामिल करेंगे तो हमको भी एहसास होगा कि नहीं, आप हमारे लोग हैं, आप हमारे चिंता करते हैं, आप हमारे लिए जो है फिक्रमंद हैं। इसलिए अगर आप हुँ, इन सब मांगों को रखेंगे तो हम कंडीशनल सपोर्ट के साथ में आप आएंगे आपके साथ में। और वैभव ने तो मतलब बहुत ही खूबसूरती से वो बात बता दी कि आहुति मत दीजिए। बिल्कुल एकदम क्रांतिकारी बनने की जरूरत नहीं है कि आई स्टैंड विद दिस, आई स्टैंड विद दैट, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए कि आखिर हो क्या रहा है, कौन कहाँ पर क्या खेल खेल रहा है, और उस खेल में आपका कहीं तो जो है वो बेवकूफ तो नहीं बना दिया जाता है। तो इसलिए हुँ, हमको बहुत समझदारी के साथ में, मैं बार बार कहता हूँ कि दलित समाज जो है, उसको ये लोग सोचते हैं कि हम उनको जाके ऐसे ही बरगला लेंगे, और ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे लोग अभी समझ रहे हैं। पहली हुँ, आंदोलन में हमने इसलिए समर्थन दिया था क्योंकि हम ये मानते थे कि न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से 3 कृषि कानून पास किए गए थे, वो ठीक काम नहीं हुआ था। उसमें ना कोई डिबेट हुई थी, ना कोई अच्छे से
पालन किया गया था, इसलिए हमने उसमें न्याय के साथ खड़ा होना उचित समझा। अभी हम कंडीशनल सपोर्ट किसान आंदोलन को देंगे। मतलब मैं तो पर्सनली इस बात को अपने दर्शकों से भी अपील करूंगा, और जो हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं उनसे भी अपील करूंगा कि रुकिए, ठहरिए, थोड़ा सोचिए। मतलब दलितों के सारा का सारा बोझ उठा के हम इनका शोषण भी सहें, इनकी लात भी खाएं, इनके डंडे भी खाएं, इनके यहाँ पे अपना जो है बेगारी भी करें, और इनके लिए हम जो है सारा का सारा आंदोलन भी करें, वो भी अपना काम छोड़ के। तो नहीं भैया, इतना नहीं होगा। ये सारी की सारी जो समरसता की बात वैभव कर रहे थे, वो ठेका हमने नहीं लिया भाई। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको उतना ही समर्थन मिलेगा जितना आप हमारी लड़ाई में हमारे साथ होते हैं। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, इसी के साथ हम लोग इस चर्चा को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप ये सोचिए इस आंदोलन में जाने से पहले कि कहीं आपकी जो है आहुति जो है वो तो नहीं दी जा रही है। आप सोचिए आपको प्रेशर जो चारों तरफ से होता है कि बी टीम जैसे हमने बात की कि वो प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए कि उसमें आपका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो उसके हिसाब से आप फिर ये कोई ओपिनियन नहीं है, आप खुद सोचकर समझकर उसको विवेक से अगर समझ के उसके बाद आप फैसला ले सकते हैं। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप द न्यूज़ वीक और डीएनएन हिंदी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि और आप देख रहे थे द वॉइस मीडिया, डीएनएन हिंदी और द न्यूज़ वीक की एक खास पेशकश। तो इसी के साथ जय भीम। दोबारा हाजिर होंगे किसी और मुद्दे पर इसी हफ्ते के बिल्कुल दौरान। मिलेंगे, बिल्कुल एक नई बहस में करेंगे और दर्शकों के साथ फिर आएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया वैभव और सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय जय भीम। भीम, जय भीम। जय भीम। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।